हेलो एवरीवन। कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक की इस चैप्टर में शुरुआत करने वाले हैं वो है द इंटर वॉर इकोनॉमी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से ये, और इसको ही हम जो है दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को, इंटर वॉर इकोनॉमी को, और इसको हम दो पार्ट में इसको लेंगे। और आप लोगों को जो है इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा इसको सुनते हुए, और काफ़ी इसको आपको समझ में भी आएगा इसमें कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस पीरियड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18 was mainly fought in Europe, but its impact was felt around the world. Notably, for our concerns in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. ये जो हमारा जो पहला पैराग्राफ है इस टॉपिक में, इसमें हमें बताया है कि जो 1914 और 18 के बीच में जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ वो पूरी तरह से जो है यूरोप में ही लड़ा गया था। लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट था, जो इसका प्रभाव था, वो दुनिया भर में देखने को मिला था और लोगों ने इसको महसूस किया था। और हम अपने कंसर्न से इस चैप्टर के अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इस वॉर का जो इफ़ेक्ट था 20th सेंचुरी के हाफ, जो फर्स्ट हाफ है वहाँ तक जो है काफ़ी देखने को था, और वहाँ पर पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में जो है जी रहा था। और कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, इसने दुनिया भर को, ठीक है, एक ऐसे क्राइसिस में डाल दिया था जिससे निकलने में लगभग 30 साल जो है लग गए थे पूरी दुनिया को। और इस पीरियड में पूरी दुनिया भर ने अनुभव किया दुनिया भर में फैले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को। दुनिया भर में आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इनस्टेबिलिटी, असमानता, अस्थिरता जो है देखने को मिली, और जिसकी वजह से एक और वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुआ, जो कि 1939 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो ये इफ़ेक्ट था इस 1914 to 18 वाले जो वर्ल्ड वॉर था इसका। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास आगे जो बता रहे हैं वो है, जिसमें हम देख के चल रहे हैं, जो इसका फर्स्ट टॉपिक इन्होंने लिया है, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, as you know, was fought between two power blocks. On the one side were the Allies, Britain, France, and Russia, later joined by the US. And on the opposite side were the Central Powers, Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Turkey. When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. इस पहला में हमें बताया है कि जो पहला जो वर्ल्ड वॉर था, हम सभी जानते ही हैं कि ये दो पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था। यानी कि दो ग्रुप थे जिनकी, जो कि बहुत शक्तिशाली, महाशक्तिशाली ग्रुप थे। इनके बीच में ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, जिसमें एक साइड अलाइज मित्र देश थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में इस ग्रुप को जो है अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन किया था। और जो अपोजिट साइड थी, जो इनके विरोध में जो थे, वो थे सेंट्रल पावर्स, जिनको हम केंद्रीय शक्तियाँ कहते हैं। इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की थे। ये जो वॉर था अगस्त 1914 में स्टार्ट हुआ था, तो दुनिया भर की बहुत सी गवर्नमेंट थी, उनका ये मानना था कि जो वॉर है ये क्रिसमस तक जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगस्त से दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध को ख़त्म होने में लगभग 4 साल लग गए थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was a war like no other before.
The fighting involved the world's leading industrial nations, which now harnessed the vast powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. कह रहे हैं जो पहला वर्ल्ड वॉर था, जो पहला विश्व युद्ध था, ठीक है, ऐसा वॉर कभी भी पहले नहीं लड़ा गया था। और इसमें जो जितने भी दुनिया जिनके बीच में ये फाइटिंग हो रही थी, ये दुनिया के वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे, दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र थे। और जो कि कोशिश इनके पास, उन्होंने क्या किया था, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत पावर जो है अपने पास कलेक्ट की थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, और इस वजह से हर कोई जो है जितना भी पॉसिबल, जितना हो पा रहा था उतना नुकसान अपने दुश्मन को पहुंचाने का सोच रहा था, उतना डिस्ट्रक्शन, उतना तहस नहस करने की जो है अपने दुश्मन को सोच रहा था। दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। It saw the use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. on a massive scale. These were all increasingly products of modern large scale industries. To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. The scale of death and destruction, 9 million dead and 20 million injured, was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms. अब ये जो पैरा है, इस पैरा में बता रहे हैं कि ये जो वॉर था, ये जो वॉर था, ये ऐसा पहला वॉर था जिसमें ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ों को जो है इस्तेमाल किया गया था। इसको हम कह सकते हैं कि पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। इसमें देखा गया बड़े पैमाने पर मशीन गन्स का इस्तेमाल हुआ, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ, एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल वेपन्स एट्सेट्रा का इस्तेमाल हुआ बड़े ही पैमाने पर। और ये सभी जो हैं प्रोडक्ट्स थे, इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स थे मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, जो बड़े पैमाने पर जो आधुनिक इंडस्ट्रीज थी ये उन सभी के ही बढ़ते हुए प्रोडक्ट थे, और उन्हीं के साथ ये जो पूरा वॉर था ये लड़ा गया। इसीलिए इसको बोला भी उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट थे उनका इस्तेमाल किया गया था इस वॉर को लड़ने के लिए। और इसमें उन्होंने आगे कहा भी है कि इस वॉर को लड़ने के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को जो है रिक्रूट किया गया था, बहुत सारे सैनिकों को जो है भर्ती किया गया था पूरी दुनिया भर में, और एक जगह से दूसरी जगह पर उनको लाने के लिए बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शिप्स और ट्रेन्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जितने लोग मरे और जिसके इतने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ, उसमें बताया भी है लगभग 9 मिलियन पीपल। अब हमें पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और तो इसका मतलब 9 मिलियन यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 90 लाख जो है पीपल्स की उसमें डेथ हुई थी, और 20 मिलियन इंजर्ड उसमें हो गए थे। वॉज अनथिंकेबल बिफोर, और ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था इस इंडस्ट्रियल एज से पहले कि बिना इंडस्ट्रियल आर्म के अगर इतने लोग मर सकते हैं, ऐसा कभी भी सोचा नहीं गया था। लेकिन ये सब हो पाया, ये सब हुआ इंडस्ट्रियल जो आर्म्स थे इनकी वजह से ही। Most of the killed maimed were men of working age. These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe. With fewer numbers within the family, households' incomes declined after the war. कहना इसमें जो इस वॉर में जो अधिकतर मरने वालों की जो संख्या थी वो अधिकतर वो लोग थे जो कि वर्किंग एज के थे, जो काम करने वाले लोग थे, उस एज के लोग अधिकतर इस वॉर में मारे गए। और इन डेथ की वजह से, इन इंजरीज़ की वजह से लगातार यूरोप के अंदर एबल बॉडीड वर्क फोर्स की जो है कमी देखी जाने लगी। और कभी कहीं कहीं पर तो कुछ फैमिली के अंदर एक आध ही लोग बच रहे थे हाउस होल्ड के अंदर जो कि इनकम अर्न कर दे सकते थे आफ्टर द वॉर। यानी कि लगातार हाउस होल्ड इनकम्स जो है रिड्यूस होती चलेगी, क्योंकि काम करने वाले लोग या तो जिंदा नहीं थे या फिर वो इंजर्ड थे। इस वजह से लगातार यूरोप के अंदर जो अर्निंग्स थी, हाउस होल्ड अर्निंग्स थी, वो लगातार घट रही थी। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर वॉर। एज men went to battle,
battle, women stepped into undertake jobs that earlier only men were expected to do. कहने उस वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज़ को बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चर्ड किया गया जिससे कि वो वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, जबकि वॉर से पहले ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी ये उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती जिनको बड़े पैमाने पर अदर कंट्रीज़ को सप्लाई किया जाता था। जैसे कि हम कॉटन की बात करते हैं, ठीक है, कॉटन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन था। ऐसी और चीज़ें भी थी जिनको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर अदर कंट्रीज़ को सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन इस वॉर की वजह से इंडस्ट्रीज़ को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया और वो बड़े पैमाने पर वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे थे। पूरी जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी, ठीक है, वो वॉर की वजह से रीऑर्गेनाइज्ड हुई। उन्होंने अपने आप को वॉर की वजह से रीऑर्गेनाइज्ड किया, जहाँ पर मेंस को जो है बैटल के लिए, लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में भेज दिया गया और जो वुमेंस थी अब वो आगे आई जॉब करने के लिए, जबकि उनको पहले उन सभी कामों को करने के लिए मना था जिनको अब वो वॉर के समय पर करने लगी थी। The war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. So Britain borrowed large sums of money from US banks as well as the US public. Thus, the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. In other words, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets than foreign governments and citizens owned in the US. अब देखो ये जो पैरा है, ये पैरा में हमें बताया जा रहा है कि ये जो वॉर हुआ, इस वॉर ने बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक लिंक्स को भी जो है स्नैपिंग करने में, इकोनॉमिक लिंक्स की स्नैपिंग करने में भी जो है बहुत हेल्प की बिटवीन द सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स। उस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियाँ थी, ठीक है, उनके बीच में जो लिंक्स थे, ठीक है, उनको स्नैपिंग करने में भी जो है इस वॉर ने काफ़ी जो है लेड किया और यानी उसमें नेतृत्व किया। और इसमें बड़े पैमाने पर जो है हर एक कंट्री जो है एक दूसरे पर डिपेंड होने लगी थी, ठीक है, पेमेंट वगैरह के लिए। और इसलिए उसमें हुआ भी ये कि ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर मनी को जो है बोरो किया था अमेरिका के बैंकों से और अमेरिका की पब्लिक से। इसलिए जो वॉर था वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेटर, जबकि वॉर से पहले अमेरिका जो था एक इंटरनेशनल जो है डेटर के रूप में जाना जाता था और बड़े पैमाने पर इस पर अदर कंट्रीज की जो है डेब्ट्स थी। लेकिन जब ये वॉर हुआ, वॉर के ख़त्म होने तक अमेरिका जो था इंटरनेशनल क्रेडिटर बनकर उभरा और जबकि इसकी इमेज इंटरनेशनल डेटर की थी। बड़े पैमाने पर इसके ऊपर जो कर्ज थे वो कर्ज की समाप्ति हुई और धीरे धीरे ये दुनिया को कर्ज देने वाला जो है कंट्री उस समय पर बन गया। और इसलिए हम अदर वर्ड्स में कह भी सकते हैं कि इस वॉर के एंड तक अमेरिका जो है, अमेरिका और उसके जो सिटीजन्स थे अब उनकी ओवरसीज़ असेट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी फॉरेन गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स की असेट जो यूएस में थी उनके मुकाबले। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब अमेरिका और अमेरिका के लोगों की असेट्स पूरी दुनिया भर में अदर कंट्रीज़ के मुकाबले अब ज़्यादा होने लगी थी, जबकि अदर कंट्रीज़ की पहले अमेरिका के अंदर हुआ करती थी। तो ये भी ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिला और इसने जो है काफ़ी हद तक अमेरिका को जो है बहुत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बना दिया था। फिर हम इसमें अब जब बात करते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी की, अब वॉर ख़त्म हो चुका है, अब उसके बाद कैसे जो है रिकवरी हुई हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरीज प्रूव डिफिकल्ट। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड इन पर्टिकुलर फेस्ड अ प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस। While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. After the war, Britain found it difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. Moreover, to finance war expenditures, Britain had borrowed liberally from the US. This meant that at the end of the war, Britain was burdened with huge external debts. हम इस पैरा में बता रहे हैं कि जब वॉर ख़त्म हुआ, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी की हम जब बात करते हैं तो एक वॉर ख़त्म हो जाने के बाद, युद्ध ख़त्म हो जाने के बाद इकोनॉमिक रिकवरी करना जो था बहुत ही मुश्किल टास्क हो चुका था और ब्रिटेन
जो कि उस समय पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी थी युद्ध शुरू होने से पहले, ठीक है, इसको भी एक बहुत लंबे समय तक जो है क्राइसिस को फेस करना पड़ा। जबकि हम अगर बात करते हैं ब्रिटेन जो था, जब हम बात करते हैं इसकी, जिस समय ब्रिटेन युद्ध में एक लंबे समय तक जो था घिरा रहा, उस समय पर इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज जो है तेज़ी से डेवलप हुई। और जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन ने ये पाया कि अब उसकी जो पोजीशन थी डोमिनेंस करने की इंडियन मार्केट में, ठीक है, अब उस पोजीशन को वो रिकैप्चर जो है आसानी से नहीं कर पाएगा। उसे अब उसमें डिफ़िकल्टीज जो है फील होने लगी थी और जापान के साथ इंटरनेशनली compete करना अब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका था, क्योंकि जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पीरियड में काफ़ी तेज़ी से हुआ। मोरेवर टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर्स, और इसमें उन्होंने आगे कहा भी है, अपने वॉर एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर अमेरिका से जो है लोन लिया था, बोरोइंग्स की थी। और इसका मतलब ये हुआ ब्रिटेन जो है वॉर के बाद, जैसे जैसे उसका वॉर ख़त्म हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, युद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद ब्रिटेन जो है एक बहुत बड़े कर्ज के नीचे जो है दब चुका था। तो ये चेंजेस जो हैं वहाँ पर देखने को मिले और इसकी वजह से जो ब्रिटेन की जो पोजीशन थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको भी जो है काफ़ी हद तक धक्का लगा था। द वॉर हैड led to an economic boom, that is, to a large increase in demand, production and employment. When the war boom ended, production contracted and unemployment increased. At the same time, the government reduced bloated war expenditures to bring them into line with peacetime revenues. These developments led to huge job losses. In 1921, 1 in every 5 British workers was out of work. Indeed, anxiety and uncertainty about work become an enduring part of the post-war scenario. अब इस पैराग्राफ में हमें जो बता रहे हो, कह रहे हैं कि जैसे ही वॉर जो है ख़त्म हुआ, या कह सकते हैं जब वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उस समय पर बड़े पैमाने पर दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ थी उनमें बूम आया था। बूम आने का मतलब है लगातार जो है महंगाई बढ़ी और लोगों को काम भी बहुत मिला उस समय पर, ठीक है, और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शंस भी हो रहे थे। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ रही थी और डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ और दुनिया भर की कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बड़े पैमाने पर हुआ। लेकिन जैसे ही वॉर बूम एंड हुआ, जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद प्रोडक्शन जो था वो कम होने लगा था, कॉन्ट्रैक्टेड होने लगा था और अनएम्प्लॉयमेंट जो है दुनिया के अलग देशों में जो है बढ़ने लगा था। और उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो वॉर एक्सपेंसेस जो उनके बढ़ गए थे उनको रिड्यूस करने के लिए, या अपने अलग अलग समय पर जो वॉर के स्टार्ट होने से पहले उनकी जो रेवेन्यूज़ हुआ करती थी उन तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, इन गवर्नमेंट्स ने बड़े पैमाने पर अपने वॉर एक्सपेंसेस को जो है कम करने की कोशिश की। इनकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है जॉब लॉसेस हुए 1921 में, और उस समय पर हर 5 ब्रिटिश वर्कर्स में से 1 ब्रिटिश वर्कर जो है आउट ऑफ जॉब हो गया, यानी उसका वर्क उससे छीन लिया गया, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड हो गया। जो पहले 5 लोग ब्रिटिश वर्कर्स थे उनमें से अब 4 ही वर्क कर रहे थे, जब 1 की जॉब चली जा रही थी हर 5 व्यक्तियों में से। ब्रिटिश वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जो था निराशा छाने लगी थी और अनिश्चितताएं थी काम को लेकर, और इसने बड़े पैमाने पर पोस्ट वार सीनियर जो बन रहा था उस समय पर, ठीक है, वो उसका बड़े पैमाने पर उसका हिस्सा बनकर जो है उभरा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो दुनिया भर में जो इकोनॉमिक बूम था उसका भी जो है एंड होने लगा था, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होने लगा और बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन आना शुरू हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट की मात्रा तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर अपने वॉर एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश की, जिससे कि वो अपने पीस टाइम की रेवेन्यूज तक पहुँच सके। और इस डेवलपमेंट की वजह से भी जो है काफ़ी जो है जॉब्स जो हैं लॉस हुई 1921 में, और उस समय पर हर 5 ब्रिटिश वर्कर्स में से 1 वर्कर जो था
आउट ऑफ जॉब होने लगा था, आउट ऑफ वर्क होने लगा था। और इसी वजह से बड़े पैमाने पर जो ये वर्कर्स थे उनके बीच में बड़ी अनिश्चितताएं थी, और वो लोग जो है बड़ी निराशा के दौर से गुजर रहे थे। और ये सब पोस्ट वार सिनेरियो का एक एंड्योरिंग पार्ट बन चुका था। Many agricultural economies were also in crisis. Considered the case of wheat producers. Before the war, Eastern Europe was a major supplier of wheat in the world market. When this supply was disrupted during the war, wheat production in Canada, America, and Australia expanded dramatically. But once the war was over, production in Eastern Europe revived and created a glut in wheat output. Grain prices fell, rural incomes declined, and the farmers fell deeper into debt. अब जो सिचुएशन हुई, देखो पहले अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, तो वो सिचुएशन थी। अब देखो एक और इसमें अच्छा बताया है, इसमें ये हमें बता रहे हैं कि जो बहुत सारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज थी, यानी कि ऐसे देश जो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे अपनी पूरे इकोनॉमिक व्यवस्था के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, वो भी इन क्राइसिस, यानी कि इन जो बड़ी घटनाएं चल रही थी, ठीक है, इनको वो भी फेस कर रहे थे। और एक केस अगर हम लें वीट प्रोड्यूसर्स का, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें हमें बता रहे हैं वॉर की शुरुआत होने से पहले, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस समय पर ईस्टर्न यूरोप, जो पूर्वी यूरोप है, ठीक है, इसका एक मेजर, ये जो है पूर्वी यूरोप जो था, एक मेजर सप्लायर था वीट का पूरे वर्ल्ड मार्केट में। पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला वीट का ये वाला हिस्सा था। लेकिन ये जो सप्लाई थी ये डिसरप्ट हो गई थी, इसमें रुकावट आ गई थी वॉर की वजह से। और जो वीट प्रोडक्शन था वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़े ही नाटकीय ढंग से जो है बढ़ने लगा था, फैलने लगा था। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप ने अपने प्रोडक्शन को रिवाइव करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने पुराने स्तर पर फिर से पहुंचना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो वीट आउटपुट था, इसकी जो है बड़ी ही क्वांटिटी मार्केट के अंदर आ चुकी थी। और इस वजह से बड़े पैमाने पर ग्रेन्स के प्राइजेस घटने लगे, डिक्लाइन होने लगे। अनाज के जो मूल्य थे, प्राइस थे, वो लगातार घटने लगे। और जो रूरल एरियाज़ में जो पीपल्स थे, उनकी इनकम, जो ग्रामीण इलाके थे उनमें जो उनकी इनकम थी पीपल्स की, उसमें भी लगातार डिक्लाइन आया। और फार्मर्स, जो किसान थे, वो अब लगातार डीपर इनटू डेप्ट, यानी कि वो ऋण के जाल में फंसते चले गए। तो ये स्थिति उस समय पर किसानों की भी देखने को हमें मिली थी। तो ये सब कुछ इसमें हमारे पास जो है आए हैं। अब इसमें हम जो शुरुआत करने वाले हैं, वो शुरुआत करेंगे हम राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की। इन द यूएस रिकवरी वॉज क्विकर। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हैड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। देखो जैसे ही हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएस ने बहुत तेज़ी से रिकवर किया। सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर जिस कंट्री ने किया वो उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही रहा। और ऐसा हमने पहले भी इसके बाद थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि वॉर ने बड़े पैमाने पर अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, उसकी इकोनॉमी को ऊपर की तरफ ले जाने में बहुत हेल्प की थी। और आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर, और जैसे ही वॉर ख़त्म होने के समय के बाद जो कुछ ट्रबल जो है यूएस इकोनॉमी ने भी फेस किया था, लेकिन यूएस इकोनॉमी ने अपने आप को बहुत तेज़ी से रिज्यूम्ड किया। और इसकी जो ग्रोथ थी, इसकी ग्रोथ जो है अर्ली 1920s में बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिली। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑफ द 1920s वॉज मास प्रोडक्शन। द मूव टुवर्ड्स mass production had begun in the late 19th century, but in the 1920s it became a characteristic feature of industrial production in the US. A well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. He adopted the assembly line of a Chicago slaughterhouse, in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. He realized that the assembly line
method would allow a faster and cheaper way of producing vehicles. The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically and continuously, such as fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt. This was a way of increasing the output per worker by speeding up the pace of work. Standing in front of a conveyor belt, no worker could afford to delay the motions, take a break, or even have a friendly word with a workmate. As a result, Henry Ford's car came off the assembly line at 3 minutes intervals, a speed much faster than that achieved by previous method. The T model Ford was the world's first mass produced car. अब ये जो पैराग्राफ है ये हमें इस पैराग्राफ में मतलब बहुत अच्छा बताया है। इसमें कह रहे हैं कि जो यूएस इकोनॉमी का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था 1920s में वो था मास प्रोडक्शन। यूएस इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन को उस समय पर जो है अपनाया जाने लगा। मास प्रोडक्शन का मतलब है किसी चीज़ को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना। ये जो मूव था मास प्रोडक्शन की तरफ, इसकी शुरुआत जो है हालांकि 19वीं शताब्दी के एंड तक हो चुकी थी, लेकिन 1920 में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन चुका था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अमेरिका के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो कि एक कार मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने मास प्रोडक्शन के लिए एक अलग तरीका अपनाया था उस समय पर, और जिनको पायनियर कहा जाता है, जिनको अग्रणीय कहा जाता है मास प्रोडक्शन के मामले में। सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी उनको अग्रणीय व्यक्ति कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो स्लॉटर हाउस को इस्तेमाल किया था। जैसे जानवरों को वहाँ पर क्या था, शिकागो में जानवरों का मीट काटने के लिए, ठीक है, जानवरों को एक लाइन से एक बेल्ट पर रखकर रखा जाता था, इसमें फिर उसकी कटिंग की जाती थी। तो इससे क्या था, जो है उनके एनिमल्स का जो मीट था वो इजीली उनको स्लॉटर करके उनको आसानी से मिल जाता था, और उसको पिक करना भी आसान था, ठीक है। तो इसलिए सेम वही सिस्टम को जो है हेनरी फोर्ड ने अपने डेट्रॉइट के प्लांट में न्यू कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए शुरू किया था। इन्होंने महसूस किया था कि जो असेंबली लाइन मेथड है, इससे हम बहुत तेज़ी से और बहुत से सस्ती दर पर हम व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हीकल्स को बना सकते हैं। और इसलिए असेंबली लाइन है, ये फोर्स करती है वर्कर्स को कि वो अपने सिंगल टास्क को मैकेनिकली और कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें एक ही जैसे हम आते हैं, आपको कोई एक काम के दे दी जाए, आप उसी काम को करते रहेंगे। जब आप एक ही काम को लगातार रिपीटेडली करते रहते हैं तो उसके कई फ़ायदे होते हैं। पहला, आपका जो उस पर्टिकुलर वर्क में आपका एक्सपर्टाइज जो है हो देखने को मिलता है, और उस एक्सपर्टाइज की वजह से आपके काम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, ठीक है, और इफ़ेक्टिवनेस आती है। और इसका फ़ायदा जो है उस जिसके लिए आप काम करते हैं उसको काफ़ी देखने को मिलता है। तो उन्होंने यही कहा कि असेंबली लाइन ने वर्कर्स को जो है फोर्स किया कि वो अब किसी एक सिंगल टास्क को मैकेनिकली और कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी कार के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को फिट करने का काम करते हैं, ठीक है, तो आपको वही काम जो है अगेन एंड अगेन करना है किसी एक कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होकर। अब वो चीज़ जो है आपके सामने आते रहेंगे वन बाय वन, और आपको लगातार वो उसमें करना है। और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक जो आउटपुट था पर वर्कर का, उसमें काफ़ी स्पीड देखने को मिली और पेस ऑफ वर्क भी काफ़ी देखने को मिला। और जब हम किसी कन्वेयर के सामने कोई वर्कर खड़ा होता है तो वो अपने काम में देरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे के काम में भी देरी आती है। इसलिए वो ना तो कोई ब्रेक ले सकता, ना ही फिर अपने जो साथ में बाकी साथी लोग हैं उनसे वो ज़्यादा बातें कर सकता है। और इसलिए वर्क में जो है काफ़ी जो है तेज़ी देखने को मिली, और एज अ रिज़ल्ट हेनरी फोर्ड को अब कार जो है असेंबली लाइन पर लगभग हर 3 मिनट के इंटरवल पर एक मैन्युफैक्चर्ड कार के रूप में मिलने लगी थी। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले एक कार को बनने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन असेंबली लाइन मेथड को यूज़ करने के बाद एक कार को बनाने में इनको उस समय पर 3 मिनट लगने लगे थे। और टी मॉडल फोर्ड ये पहली दुनिया की मास प्रोड्यूस्ड कार थी। एट द फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन्स इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, सो दे क्वाइट इन लार्ज नंबर्स। इन desperation, Ford doubled the daily wage to $5 in January 1914
एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियंस फ्रॉम ऑपरेटिंग हिज प्लांट्स। अब आगे बता रहे हैं कि जब शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री में असेंबली लाइन मेथड को जो है इस्तेमाल किया गया था, तो बहुत से वर्कर्स जो है ऐसे थे जो कि असेंबली लाइन में जो वर्किंग का जो स्ट्रेस था, ठीक है, उसको वो फेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, और इसलिए जो पेस ऑफ वर्क था उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए वो अनेबल रहे, ठीक है, इस स्ट्रेस से निकलने में, वर्किंग स्ट्रेस से, और इसलिए बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है काम को छोड़ने की जो है शुरुआत कर दी थी। यानी बहुत सारे वर्कर्स ने उस समय वो काम छोड़ना शुरू कर दिया, और इसके जवाब में फोर्ड ने क्या किया, जो वर्कर्स की जो वेजेस थी, डेली वेज थी, ठीक है, उसको डबल कर दिया, ठीक है। ये लगभग $2.5 हुआ करती थी उस समय पर जनवरी में पर डे, ठीक है। इसको जो है उन्होंने बढ़ाकर $5 पर डे कर दिया था जनवरी में 1914 में। और उसी समय पर उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड यूनियंस थे उन ट्रेड यूनियंस को अपने प्लांट्स के अंदर ऑपरेट करने में बिल्कुल मना कर दिया, बैन लगा दिया उनके ऊपर। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क एवर हार्डर, सो मच सो he would soon describe his decisions to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made। हेनरी फोर्ड ने क्या किया, जो उन्होंने मजदूरी बढ़ाई थी अपने वर्कर्स की, ठीक है, उसकी वजह से उनको काफ़ी हाई वेजेस पे करनी पड़ रही थी, ठीक है, उससे रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, का जो प्रोडक्शन लाइन की स्पीड है उसको रिपीटेडली वो धीरे धीरे बढ़ाते रहे, और वर्कर्स को फोर्स करने लगे कि वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ठीक है, और जितना वो कर सकते हैं उतना करें, उतना हार्ड वर्क करें। और इसकी वजह से इनका ये जो डिसीजन था, इसने इनकी जो डेली वेज थी उसको हालांकि डबल तो किया था, लेकिन इसकी वजह से इनकी कॉस्ट में भी काफ़ी जो है कमी देखने को मिली, क्योंकि वर्कर्स पहले के मुकाबले और भी हार्ड वर्क करने लगे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में और तेजी आई। तो जो उन्होंने जो वेजेस बढ़ाई थी, उन वेजेस को बढ़ाने का जो कॉस्ट बढ़ाई थी, उन वेजेस की वजह से वो कॉस्ट तो बढ़ी, लेकिन उसका उन्होंने जो पूरा जो है भरपाई जो है उन्होंने काम को काम की स्पीड बढ़ाकर जो है पूरा कर लिया था। और इस तरीके से जो है वो कम से कम कीमत पर कॉस्ट को कम कर कर, ठीक है, वो लगातार अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते रहे। फॉर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस soon spread in the US. They were also widely copied in Europe in the 1920s. Mass production lowered cost and price of engineered goods. Thanks to higher wages, more workers could now afford to purchase durable consumer goods such as cars. Car production in the US rose from 2 million in the 1919 to more than 5 million in 1929. Similarly, there was a spurt in the purchase of refrigerators, washing machines, radios, gramophone players, all through a system of hire purchase is on जो भी है। अब देखो इसमें हमें बता कह रहे हैं कि जो फोर्ड का जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस का जो मेथड था, ठीक है, ये उसके बाद जो है पूरे यूएस में फैल गया, ठीक है, और ये बड़े पैमाने पर कॉपी किया जाने लगा था 1920 के समय पर यूरोप के अंदर। और मास प्रोडक्शन, जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जो होता है, इसने कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया था, और जो इंजीनियरिंग गुड्स थे इनके प्राइसेस को भी काफ़ी कम कर दिया था, थैंक्स टू हाई वेजेस। और बड़े पैमाने पर जो मजदूरी बढ़ाई गई थी एम्प्लॉयज़ की, इसको भी हमें काफ़ी थैंक्स कहने की ज़रूरत है, काफ़ी धन्यवाद देने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई वेजेस की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो है प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और वो अफोर्ड भी कर रहे थे इन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को, जैसे कि कार्स वगैरह को आसानी, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो वो इनको आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं। कार प्रोडक्शन जो था यूएस के अंदर वो 2 मिलियन था 1919 में, 1919 में ये 2 मिलियन था, लेकिन ये 1929 तक आते थे 5 मिलियन हो चुका था यूएस के अंदर। सिमिलरली, और यही जो चीज़ थी, इसका इस्तेमाल जो है परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोस, ग्रामोफोन्स प्लेयर्स, ऑल थ्रू सिस्टम ऑफ हायर परचेज, इन सब की भी जो है बड़े पैमाने पर जो है इनमें इस समय हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, और क्रेडिट रिपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इनमें बड़ी आसानी से जो है सेल परचेज जो है इन गुड्स वगैरह की होने लगी थी। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, washing machines, etc. was also filled by a boom in house construction and home ownership, financed once again by loans।
यानी जो डिमांड थी रेफ्रिजरेटर्स की, वॉशिंग मशीन की, इन सभी को बड़े पैमाने पर जो है बूम मिला जब बड़े पैमाने पर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होने लगा, निर्माण होने लगा और लोग होम ऑनरशिप लेने लगे और इन सबको फाइनेंस जो है बाय लॉन्स के थ्रू किया जा रहा था। The housing and consumer boom of the 1920s created the basis of prosperity in the US. Large investment in housing and household goods seemed to create a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment and yet more employment and incomes. कह रहे हैं जो हाउसिंग और जो कंज्यूमर बूम जो था 1920s में, इसने बड़े पैमाने पर यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि ला दी। लोगों के पास बड़े पैमाने पर पैसा जो है देखने को मिलने लगा था और उसी समय पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। लोग बड़े पैमाने पर जो है पैसा लगा रहे थे हाउसिंग में और हाउस होल्ड गुड्स को परचेज करने में, जिसकी वजह से एक साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स जो है देखने को मिलने लगा था अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही थी, फिर उससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे, फिर उसने फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, फिर और इनकम बढ़ रहे थे और इनकम बढ़ने से लगातार फिर डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट से फिर से एम्प्लॉयमेंट और इनकम, ये साइकिल ऐसे लगातार चलने लगा था और इससे यूएस इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होने लगी थी। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. US imports and capital exports also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. 1930 में US ने अपने आप को रिज्यूम कर लिया एक्सपोर्टिंग कैपिटल के रूप में। दुनिया भर में एक्सपोर्टिंग कैपिटल के रूप में यूएस ने अपने आप को जो है स्थापित कर लिया और पूरी दुनिया भर में ये चीज़ देखी जाने लगी थी और उस समय पर पूरी दुनिया में लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर, सबसे बड़ा दुनिया भर के लोगों को लोन देने वाला जो है कंट्री बनकर अमेरिका उभरा था। यानी कि कह सकते हैं 1923 में अमेरिका जो है दुनिया के अलग अलग देशों को, दुनिया भर के देशों को लोन देने वाला कंट्री जो है बनकर उभरा। यूएस के इंपोर्ट्स जो थे और जो कैपिटल एक्सपोर्ट्स, ये लगातार ये भी बूस्ट हो रहे थे और इन्होंने भी यूरोपियन कंट्रीज़ को रिकवर होने में काफ़ी हेल्प की और वर्ल्ड ट्रेड भी इससे बड़े अच्छी तरीके से जो है रिकवर हो रहा था और जो इनकम ग्रोथ थी अगले 6 ईयर्स में, उसमें भी हमें काफ़ी जो है बूस्ट देखने को मिला। ऑल दिस हाउएवर प्रूव्ड टू गुड टू लास्ट बाय 1929. The world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. यानी ये सब कुछ अच्छा चलता रहा, ये सब कुछ अच्छा हमें देखने को मिला, लेकिन 1929 तक पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आ गया और इसकी वजह से दुनिया भर ने ऐसे क्राइसिस को फेस किया जिसको उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था और इसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, ये क्या था, कैसे था, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही और होप है आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ जो है नया सीखा है और काफ़ी कुछ अच्छा जाना है और मेरी कोशिश है कि मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा सकूं और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।